नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह 3 विषय। क्या चंद्रचूड़ साहब भी गोगोई साहब की राह पर चल दिए? दूसरा, वाईएस शर्मिला कितनी कारगर होंगी आंध्र प्रदेश में? और तीसरा, अडानी जी का सत्यमेव जयते या मैनेजमेंट जयते? इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले आपसे एक आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आपके सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता है और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। आप मेंबरशिप का मतलब कि हर महीने आप एक छोटी रकम हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देते हैं, और अगर आप हर महीने का फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक साथ एक मुश्त वन टाइम भी आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। आपके इस आर्थिक सहयोग से हमें चैनल चलाने में सुविधा होती है। तो सबसे पहली बात, क्या चंद्रचूड़ साहब भी गोगोई साहब की राह पर चल दिए? जब मैं चंद्रचूड़ साहब को बोल रहा हूँ तो लार्जर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसकी तरफ पूरा देश आज बहुत आशा भरी नज़रों से देख रहा है, और कई बार उसको लगता है कि नहीं नहीं यहाँ से कुछ ना कुछ अपने को न्याय मिलेगा। लेकिन मैं हाल के दिनों में, ये चंद्रचूड़ साहब का आखिरी वर्ष है, शायद अक्टूबर में रिटायर हो जाएंगे। कल एक जजमेंट आया, अडानी जी पे भी आया उसमें, लेकिन मुझे आई वॉज स्लाइटली सरप्राइज्ड जब महुआ मोइत्रा जी का जो जजमेंट आया। हालांकि उसमें चंद्रचूड़ साहब खुद नहीं थे, लेकिन बेंच तो और ये सब सीजीआई बनाता, और ओवरऑल सीजीआई का इम्प्रिंट पूरे कोर्ट पे रहता है। सीजीआई जिस तरह से देखता है उसका एक कोई ना कोई छाप रहती है। मैं महुआ मोइत्रा जी का केस स्पेसिफिकली इसलिए ले रहा हूँ, एक तो उसको लिस्टिंग में टाइम लगा था। महुआ मोइत्रा ने अपने एक्सपेल्शन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल की है, उस पर टाइम लगा। वो तो तुरंत भी सुनी जा सकती थी, ऐसा नहीं, खैर उस पर नहीं जा रहे हैं। कल वो सुनी गई, और सुनने के बाद एक जो प्रोसीजर है वो ठीक है, प्रोसीजरली वो बिल्कुल ठीक है। उसको एडमिट किया गया, एडमिट करके सेक्रेटरी जनरल ऑफ जो संसद हैं उनसे एक जवाब मांगा गया है, जिसको काउंटर बोलते हैं, कि उनसे मांगा गया भाई बताइए कि आपका इसमें क्या कहना है। तो उनको 3 वीक का काउंटर का समय दिया गया, और 3 वीक का रिजॉइंडर का समय फिर महुआ मोइत्रा को दिया गया है। तो 6 वीक के बाद ये लग जाना चाहिए था। अब इसको लगाया गया है कि ये भाई वीक बिगिनिंग 11 मार्च को ये फिर इसकी अगली डेट लगाई गई है। आप ये बताइए, मतलब सुप्रीम कोर्ट तो संविधान की वो है ना, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि उनको नहीं पता है। 11 मार्च को अगर इसकी कार्रवाई, फिर इसकी डेट पड़ी है और कोई उस दिन जजमेंट तो हो नहीं जाएगा, तो इस पूरी प्रक्रिया का कोई मतलब रह जाता है? मुझे तो लगता है इससे बेहतर ये रहता कि आप इसको रिजेक्ट कर देते। मैं बोल रहा हूं क्यों। देखिए, ये मामला कोई लार्जर ऐसा नहीं कि इससे सोसाइटी के पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये कोई किसान आंदोलन की तरह है कि बहुत मुश्किल कुछ है, या ये हिट एंड रन की तरह है कि भाई इसमें ये चीज़ें बिल्कुल साफ है। महुआ मोइत्रा ने अपने एक्सपेल्शन के अगेंस्ट एक आपसे रिक्वेस्ट की है कि भाई हमारा एक्सपेल्शन गलत है, इस पर हमें रिलीफ मिले। उन्होंने ये भी कल कहा, उनके वकील जो सिंघवी साहब थे, कि भाई आप अगर इनको संसद में जाने की इजाज़त दे दीजिए, वोटिंग राइट मत दीजिए, सैलरी मत दीजिए, लेकिन संसद में बैठ के उसकी कार्रवाई में भाग ले सकें। अच्छा, अब कार्रवाई बाकी है एक सत्र, वो भी बहुत छोटा होगा, 4 या 5 दिन से वोट ऑन अकाउंट होना है। इसके अलावा बजट सत्र है, क्योंकि उसके बाद सरकार इलेक्शन में जाना है, इसलिए वो 3-4 दिन का होगा। उस 4 दिन में महुआ मोइत्रा को 4 मिनट भी मिलेगा, ये कोई ज़रूरी तो है नहीं। और ये तो हरदम स्पीकर का हक है कि वो इनका नाम देना, हालांकि जब वो पार्टी के नाम से देते हैं और पार्टी उनका नाम डिसाइड करती है, लेकिन इस कंडीशन के साथ सुप्रीम कोर्ट भी कह सकता था कि भाई ये वहाँ उसमें बोल नहीं सकती हैं। लेकिन एक मैसेज तो जाता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको, अब इसका कोई अर्थ, ये इन्फेक्चुअस रहेगी। 11 मार्च को जब ये फिर इस पे बातचीत शुरू होगी, तब तक ये सब संसद का सत्र खत्म हो चुका होगा, नए इलेक्शन अनाउंस हो चुके होंगे, और मेरे हिसाब से इसका कोई बहुत महत्व, अब वो टेक्निकली रह जाएगा कि एक्सपेल्शन वो कर सकते थे नहीं कर सकते थे, जिस ग्राउंड पे किया नहीं किया, लेकिन जो मूल बात है वो खत्म हो जाएगी। तो मैं यही से बात इसलिए शुरू कर रहा हूं कि ये कोई लटकाने वाला जजमेंट है। मैं अब सीरीज आपको दिखा रहा हूं कि जहां चंद्रचूड़ साहब के बहुत से जजमेंट ऐसे आए जहां पे निराशा हुई है सुप्रीम कोर्ट से। महाराष्ट्र की सरकार का निलंबन गवर्नर साहब ने गलत किया, कोश्यारी साहब ने, लेकिन एक गलत ढंग से जो सरकार निलंबित हुई, और जो उसके बाद सरकार बनी वो गलत बनी, देखो चल रही है।
वो चल रही है। फिर बताया गया कि भाई वो जो ईडी के डायरेक्टर साहब थे संजय मिश्रा साहब, उनका अपॉइंटमेंट वाज इस डेट के बाद वाज नॉट इन लाइन विथ रूल्स, इलीगल शायद कहा गया था, मैं बोल रहा हूँ ना। अब एक भाई साहब जो लीगली अपॉइंटेड नहीं थे, उनको ना केवल कंटिन्यू करने दिया गया, उनको एक्सटेंशन भी दे दिया, मतलब और भी कहा दिया हाँ यहां तक बढ़ा दिया जाए। भाई जब आप खुद ही कह रहे हो कि वो नहीं थे, वो ठीक नहीं है, उनका अपॉइंटमेंट गलत है, आप उनको फिर एक्सटेंशन दिए जा रहे हो। धारा 370, 4 साल बैठे रहे आप उस पर, और 4 साल बैठने के बाद आपने फिक्स डेट नहीं की। देखिए मामला सारा वहां पे अगले इलेक्शन का है और स्टेटहुड वापस लाने का है। आपने उस पर आपने कहा कि हाँ 1 साल के अंदर इसका इलेक्शन हो जाना चाहिए, 1 साल नहीं, 30 सितंबर के अंदर इसका इलेक्शन हो जाना चाहिए, स्टेटहुड वापस हो। आपने कोई डायरेक्शन नहीं दिया। तो ये जनरल रिमार्क है, नहीं करेंगे नहीं करेंगे, बहुत सी चीजें नहीं करते हैं, जो आपका मन है वो कर लीजिए। क्योंकि मैं कुछ बातें इसलिए कह रहा हूं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी और इन सब का क्या मतलब रह गया है। पेगासस में भी तो याद है ना, एसआईटी थी, उसने कहा भाई ये सरकार ने कोऑपरेट ही नहीं किया, अब सुप्रीम कोर्ट ने हाँ ठीक है भाई, वो मामला रफा दफा हो गया। मुझे ताज्जुब ये होता है कि चंद्रचूड़ साहब आए थे तो बहुत उम्मीद सबको थी। इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट की जो कमिटी होती है उससे आपको बाहर निकाल दिया गया, आप चुपचाप बैठे हुए हैं, ये कैसे संभव है। और वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रह गई। वो तो प्राइम मिनिस्टर द्वारा नामित एक मंत्री होगा, प्राइम मिनिस्टर जिस मंत्री को नामित करेगा उसकी हिम्मत है कि उसके अगेंस्ट उसके जाए, अगेंस्ट जाए। और जो बेसिक आत्मा वही खत्म हो गई, आप कुछ बोले ही नहीं। बिल्किस बानो केस में क्या हुआ, किस ढंग से उनको छोड़ा गया, आपने कोई इस तरह का जजमेंट देखा। ब्रिजभूषण शरण के केस में क्या हुआ था, जब महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण का वो रखा था, आपको कहीं लगा कि नहीं सुप्रीम कोर्ट है उसने बिल्कुल ठीक से सरकार से कहा कि नहीं ऐसे कैसे कर सकते हो। इलेक्टोरल बॉन्ड्स खींचे जा रहे हैं जानते हुए कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में की वजह से चुनाव ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाता है, चुनाव में बहुत गड़बड़ होती है। राम रहीम जो एक हरियाणा के कोई गुरुजी हैं, जो बलात्कार और हत्या के आरोप में सजा काट रहा है, वो जब बाहर निकल आता है, जब मन होता है तो पैरोल पे निकल आता है, अपना ज्ञान बांटने लगते हैं, इलेक्शन वोट मांगने लगते हैं। आपने कभी बोला कि ये सब कैसे कर सकते हो। फिर अभी मुझे सबसे ज्यादा ताज्जुब हुआ, जो 2 चीजें मैं करके इसको खत्म करूं। चंद्रचूड़ साहब कल परसों बड़ा गर्म हो गए, मतलब मैंने उनका ये एटीट्यूड नहीं देखा था। कोर्ट में वो कह रहे हैं कि आप ऊंची आवाज में कैसे बात कर सकते हैं, मतलब वकील को, और मैं बाहर निकाल दूंगा और ये कर दूंगा। चंद्रचूड़ साहब इस तरह के नहीं देखा था मैंने। सबसे मतलब बहुत धीरज वाले और बहुत धैर्य वाले जज साहब थे। और एक ताज्जुब मुझे और हुआ, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो उनको भी लगा कि नहीं इसका कुछ, तो उन्होंने भी लिखा कि भाई राम मंदिर का जो जजमेंट था यूनानिमस था, और हम लोगों ने कहा था जज का नाम नहीं देंगे। सब उस 5 जो जजमेंट, बहुत से लोग कहते हैं कि जिस जजमेंट में एक पक्ष के साथ न्याय नहीं हुआ और उस जजमेंट में ये माना गया कि एक क्रिमिनल एक्ट हुआ था, उसका आपने कोई जवाब नहीं दिया और आप उस पर पीठ ठोक रहे हैं। ठीक है, 370 वाले में भी आप ही के फेलो जज रोहिंटन नरीमन और एक हिंदुस्तान के वन ऑफ द बेस्ट इनके पिताजी फली नरीमन, उन्होंने क्या कहा है 370 के जजमेंट के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लेके, वो आपने भी सुना होगा। अब दूसरी बात कर लीजिए, वाईएस शर्मिला कितनी कारगर होंगी आंध्र प्रदेश के लिए। वाईएस शर्मिला जी वाईएसआर जी की लड़की हैं और जगन मोहन रेड्डी जो इस समय चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश के, उनकी बहन है। शर्मिला जी ने जब वाईएसआर ने एक पदयात्रा की थी उस समय एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी, और जगन रेड्डी के मतलब वापस नहीं, पहली बार चीफ मिनिस्टर जब उन्होंने पाया, उसमें भी इनका एक अहम रोल था। इन्होंने खूब मेहनत की थी अपने भाई के लिए। उसके बाद एक समय ऐसा आया था जब बीजेपी के जो नई टैक्टिस है ना कि इनको दबाव में लेने की कोशिश की गई, और ये हो रहा था कि जगन मोहन रेड्डी के किसी दिन भी जेल जा सकते हैं। तो उस समय ये चर्चा आई कि, और लोगों को उम्मीद थी कि भाई अब शर्मिला ही उनकी जगह चीफ मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन उस समय जो घरेलू वो हुआ कि नहीं, जगन रेड्डी को लगा वो अपनी पत्नी को बनाएंगे, और शायद वहीं से मामला थोड़ा भाई बहन के बीच में गड़बड़ हुआ। दोनों के बीच में काफ़ी तनाव रहा, लेकिन शायद घर के लोग पड़े बीच में, माँ पड़ी, जैसे जो भी हुआ।
फाइनली शर्मिला आंध्र प्रदेश में उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन तेलंगाना में उन्होंने तेलंगाना पार्टी बना ली, वाईएसआर तेलंगाना पार्टी। और उस वाईएसआर तेलंगाना पार्टी को उन्होंने कल कांग्रेस में मर्ज कर दिया है। और हालांकि इस वाईएसआर जो इनकी पार्टी थी उसने अभी जो विधानसभा के इलेक्शन हुए उसमें इलेक्शन नहीं लड़ा, और उनका स्टैंड ये था क्योंकि अगर हम इलेक्शन लड़ते तो कांग्रेस के वोट स्प्लिट होते, तो हम कांग्रेस के सपोर्ट में थे, इसलिए हमने ये इलेक्शन नहीं लड़ा था। मैं कुछ चीज़ें इसलिए बता दूं कि तेलंगाना में 17, अब ये सारी चीज़ें लोकसभा के संदर्भ में ही हो रही हैं जो भी हो रहा है। शर्मिला जी ने आज कांग्रेस मुख्यालय में खड़गे साहब और राहुल गांधी की प्रेजेंस में मतलब कांग्रेस ज्वाइन की, अपनी पार्टी को मर्ज किया और कहा वो कांग्रेस के लिए काम करेंगे। तेलंगाना में 17 सीट हैं, आंध्र प्रदेश में 25 सीट हैं, कुल 42 सीट आती हैं। जो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था उसमें से 42 सीट्स थी। तेलंगाना में कांग्रेस के पास 3 और बीजेपी के पास 4 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में न बीजेपी के पास 1 सीट है, न कांग्रेस के पास 1 सीट है। वाईएसआर कांग्रेस के पास 22 सीट है, तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू के पास 3 सीट है। इट एंड्स। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को 1.5% वोट मिले, बीजेपी को 1% से कम मिले थे। 2019 इलेक्शन की बात कर रहा हूं। 2019 इलेक्शन में तेलंगाना में कांग्रेस को 30% वोट मिले थे, बीजेपी को 20% वोट मिले थे। अब वहां कांग्रेस की सरकार है, मतलब मोदी का जादू चल रहा था तब की ये बात है। मुझे ऐसा लगता है कि आज तेलंगाना में कांग्रेस की चूंकि सरकार आ गई है, चंद्रशेखर राव का वो वाला तो मामला नहीं है जो जिस तरह का उनका पहले दबदबा था, क्योंकि पिछली बार वो 9 सीट 17 में से 9 सीट अकेले वो जीते थे। वहाँ पे कांग्रेस 3 सीट से ज़रूर इम्प्रूव करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि शर्मिला जी एक इम्पॉर्टेंट 2 रोल हो सकते हैं, कि इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं आंध्र प्रदेश में भी। अब वो 2 जिले में इम्पॉर्टेंट होंगी, 4 में होंगी, कहाँ उनका कोर एरिया है वहाँ पे वो कर सकती हैं, लेकिन वो थोड़ा गेम चेंजर हो सकती हैं। और दूसरा, लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स में मुझे एक चीज़ और लगती है, भाई बहनों के रिश्ते कितने कड़वे हो या कितने खराब हैं ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कभी कोई ऐसी बात पड़ी तो जो इंडिया अलायंस है उसके साथ अलाइनमेंट अगर जगन मोहन रेड्डी का कुछ होता है तो वो एक फैक्टर शर्मिला जी भी रहेंगे। इनकी वजह से नहीं भी हो सकता है, इनकी वजह से हो भी सकता है, तो वो देखने वाली बात होगी। अब तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात कर लिया जाए, अडानी जी का सत्यमेव जयते या मैनेजमेंट जयते। कल सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस बेंचेस लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब ने कुछ पिटिशंस एक साथ थी, उनकी याचिका को कोर्ट वो चाह रहे थे कि कोर्ट मॉनिटर सीबीआई प्रोब को रिजेक्ट कर दिए और पिटिशन फाइनल कर दी। अब इसको तुरंत अडानी जी आए, उन्होंने बताया कि भाई मतलब ये तो सत्य की जीत है और सत्यमेव जयते उन्होंने बताया। अभी सत्यमेव जयते है कि मैनेजमेंट जयते, और सारे मीडिया वाले लग गए क्लीन चिट मिल गई, क्लीन चिट मिल गई। मैं बहुत संक्षेप में, क्योंकि लंबा विषय है, किसी दिन 1 घंटे का कार्यक्रम इस पर करेंगे, मैं बहुत संक्षेप में आपको बता दूं कि क्या हुआ है। कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन जयराम रमेश ने कल इस पर लंबा वक्तव्य दिया है। उन्होंने अडानी के मामले में कहा है कि इस पे सुप्रीम कोर्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जेनरस होने की बात है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जेनरस हुआ है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल डेडलाइन। और एक चीज़ और उन्होंने कही, सुप्रीम कोर्ट ने जब पिटीशन शुरू हुई थी तो उन्होंने सेबी को एक डेडलाइन दी थी कि आप इस तारीख तक, वो 13 अगस्त 2023 तक ये प्रोब को पूरा कर लेना था। अभी तक प्रोब पूरी नहीं हुई है। अब उन्होंने ये कहा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब, ये तुषार मेहता साहब ठीक से याद है ना कौन है? तुषार मेहता साहब ने ये आश्वासन कोर्ट को दिया है कि ये जल्दी ही पूरा हो जाएगा, तो हम ये मानते हैं कि ये 3 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। तो अब ऐसा माना जा रहा है कि 4 अप्रैल तक ये पूरा हो जाए। हालांकि एज फार एज पिटीशन इज कंसर्न वो अब ख़त्म है, तो पूरा हो जाएगा, मतलब पब्लिक डोमेन में आएगा। उसमें अगर सेबी कहती है कुछ अच्छा हुआ बुरा हुआ, उसको पे कौन एक्शन लेगा, क्या होगा, वो देखने वाली बात है। 13 अगस्त को जो पूरा होना था उसकी डेडलाइन बार बार बढ़ाते बढ़ाते अब 3 महीना और बढ़ा दी गई। और लोगों को कंफ्यूज करने के लिए मुझे जो लग रहा है, जो मीडिया जिस बात को ले उड़ी है कि नहीं 22 में क्लीन चिट मिल गई, 22 में, अरे भाई 24 थी, 22 में इन्वेस्टिगेशन हुआ, क्लीन चिट नहीं मिली। सेबी ने कहा कि ये एज पर रूल है, और 3 महीने का समय इसमें और मिल गया।
ये जो दो इन्वेस्टिगेशन या दो रिपोर्ट ही इसका मर्म है, वही सारी चीज है। ये इन्वेस्टिगेशन है सेबी की। अब इसमें क्या करना है, इसमें सेबी के जो कानून है उसका उल्लंघन और स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये बेसिकली प्रूव करना है। सेबी क्या प्रूव कर रही है ये भी समझ लीजिए। दो इन्वेस्टिगेशन में क्या प्रूव कर रही है। इन्वेस्टिगेशन नंबर 1, हिंडनबर्ग और OCCRP जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट है, जिसके अनुसार 12 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, उनका, इन दोनों का, हिंडनबर्ग और OCCRP का आरोप है कि ये फॉरेन वाले जो इन्वेस्टर्स हैं, इनका अडानी लिंक है। और उसमें दो बड़े नाम साफ साफ आ रहे हैं, चेंगचुंग लिंग और मोहम्मद अली शाह अली। मतलब ये नाम बार बार आए हैं, इसमें बहुत स्टोरी हो चुकी है, आप गूगल करिए आपको खुद ही मिल जाएगा। ये एक है जिसमें अभी तक कुछ नहीं, मतलब प्रूव कंप्लीट नहीं हुआ है। दूसरा है कि शॉर्ट सेलर्स इन अडानी शेयर के में 18 से 31 जनवरी 2023 के बीच में कौन कौन शॉर्ट सेलर थे, ये सेबी प्रूव कर रही है। मुश्किल ये है कि क्या सेबी को जो सेबी की नॉर्म, जो इस देश का कानून, मतलब उस नियम के अनुसार, सेबी के नियम के अनुसार, किसी भी पब्लिक जो शेयर मार्केट में कोट होते हैं, उसमें मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% होनी चाहिए। ये कैसे पता लगाएगी? क्योंकि स्टेटस रिपोर्ट में सेबी ने कहा है कि ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, टैक्स हेवन में सारे हैं, लोकेटेड हैं, इस कारण इसका पता करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन हम फिर भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अब एक और चीज समझिए, सेबी ने 2019 में नियम बदल दिया था। अब पुराने नियम में तो अल्टीमेट बेनिफिशियरी उस फॉरेन इन्वेस्टमेंट का कौन होगा ये नाम बताना होता था। अब उसने 2019 से कर दिया अल्टीमेट बेनिफिशियरी, इसका असलियत में कौन मालिक है ये नाम अब आप नहीं बताना है। तो अब ये जानबूझ के हुआ, ये अब जो भी कहिए, इसको देखने वाली बात है, आपकी खुद समझ में आ रहा है कि क्यों किया गया। दूसरा, जजमेंट 24 नवंबर को रिजर्व कर लिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अब बिना इसको फाइनल किए, बिना ये जो असली मर्म है कि ये 12 फॉरेन इन्वेस्टर्स कौन है, क्योंकि आरोप यही है कि अडानी जी अपना ही पैसा घुमा घुमा के लगा रहे हैं, और अडानी जी नहीं, देश के बड़े नेताओं के ऊपर आरोप है कि उनका पैसा है। तो ये लोग अपना ही पैसा लगा रहे हैं। 25% की पब्लिक शेयर होल्डिंग की नॉर्म को वायलेट किया गया है। इस पर अभी इन्वेस्टिगेशन हुआ ही नहीं और आपने जजमेंट दे दिया। आप भाई 1.5 महीना अगर जजमेंट को रखे हुए थे तो 4 महीना और रख लिए होते, 3 महीना और रख लिए होते, जो आपने कहा है कि 3 महीने में पूरा करिए। एक और चीज़ है, ये जजमेंट आपने 4 अप्रैल तक कर दिया। 4 अप्रैल से पहले अगर मान लीजिए जजमेंट नहीं, आपने तो इसको डिलीवर कर दिया, अब जब आएगा अभी उसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा होगा, इलेक्शन के लिए लोग भाग रहे होंगे, कौन सुनेगा इस बात को? कहीं न्याय मिलेगा? और एक मामले में बहुत सख्ती से लिखा कोर्ट ने, उसने कहा कि 18 से 31 जनवरी के बीच इस देश में किसने शॉर्ट सेलिंग की, उस शॉर्ट सेलिंग से उनका कहना यह है कि जो स्टॉक मार्केट होल्डर्स का नुकसान हुआ। स्टॉक मार्केट में किसान इस देश के और रिक्शे वाले और पटरी वाले क्या जाके लगाते हैं पैसा? स्टॉक मार्केट में जब फायदा होता है तब तो नहीं पूछा जाता है। और कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। शॉर्ट सेलिंग इज वन ऑफ द वो एक्सेप्टेड वो है, एक्शन है जो आप कर सकते हैं। तो उसका बहुत सख्ती से पता किया जाए कौन कौन किसने 18 से 31 के बीच में शॉर्ट सेलिंग की है, क्योंकि उससे अडानी जी का नुकसान हुआ। इसमें बहुत सख्त है। कहने को बहुत कुछ है, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो आएंगी, क्योंकि इसमें DRI ने खुद सेबी के पास जाके रिपोर्ट किया था। फिर वो भाई साहब जो उस समय सेबी के चेयरमैन थे, वो अब अडानी जी के NDTV में आ गए हैं, वो वहाँ के बोर्ड में हो गए हैं। ये सब बहुत सा है। और मैं एक चीज़ कह के ख़त्म करूँ, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, आपको लगा दे रहा हूँ। ये फॉरेन का जो पैसा है उसके बारे में सेबी ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में क्या लिखा है। As many of the entities linked to these foreign investors are located in tax haven jurisdiction, establishing the economic interest shareholder of the 12 FPIs remains a challenge. Efforts are still being made to gather details from 5 foreign jurisdictions.
ये आप मतलब ये मैनेज ठीक से हो गया। अब ये ठीक से हो गया और किसी की हिम्मत है नहीं इस देश में। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें एक तरह से डिस्पोज ऑफ कर दिया। वेट कर नहीं किया, 3 महीने का वेट किया कि जरा रिपोर्ट तो आ जाए कि उसमें क्या लिखा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि जैसे मैं नहीं मानता था, पहले मैं नहीं मानता था कि एवरीवन कैन बी मैनेज। अब ये लगने लगा है कि नहीं, मैनेज किया जा सकता है, किसी भी संस्था किसी भी व्यक्ति को मैनेज किया जा सकता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।